धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन 2 दिन के बाद आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल शुक्रवार था, साप्ताहिक छुट्टी थी और परसों किन्हीं कारणों के चलते केकेजी कहीं व्यस्त थे, उनके साथ मोबाइल में कोई दिक्कत हो गई थी, इस वजह से हम आपके सामने बुलेटिन नहीं रख पाए थे। लेकिन आज पूरे देश विदेश की खबरों के साथ पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहे हैं। फोकस करेंगे रूस से आ रही बड़ी खबर पर, जहां पर विपक्ष के एक बड़े नेता की जेल में मौत हो गई है। पुतिन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसीजे ने गाजा को लेकर अर्जी खारिज कर दी है। इसको लेकर वेस्टर्न मीडिया बड़ा खुश नजर आ रहा है। इजराइल मीडिया तो खूब ताली बजा रहा है। इसके अलावा ईरान से जुड़ी हुई कई ऐसी खबरें हैं जो दिखा और बता रही हैं कि ईरान को उकसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान फिर भी जो है उकसावे में नहीं आ रहा है। वो क्यों इतना ठंडा बैठा हुआ है और क्या वो खबरें हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो हर पहलू पर विस्तार से होगी बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। आप उनके चैनल पर भी जाकर बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बहुत सारे वीडियोस बनाने लगे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो आ रही है रूस से, रशिया से, जहां रशिया फिर से एक बार अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, दुनिया का बड़ा लीडर बनने की कोशिशों में लगा हुआ है। वहां जेल के अंदर 47 साल के एक विपक्षी नेता की मौत हो जा रही है और पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से 1 महीने पहले उन्होंने मरवा दिया उसको। जी हाँ, जहां तक इस विपक्षी नेता की बात है, नवाल्नी नाम है उनका, अलेक्सी नवाल्नी। और ये शुरू से ही पुतिन के काफ़ी विरोधी रहे हैं, अमेरिकी परस्त भी बताए जा रहे हैं और इन पर मुकदमा करके इन्हें करीब 30 वर्षों की सज़ा दी गई थी और रूस से दूर दराज में ठंडे प्रदेश के एक जेल में अपना समय काट रहे थे। इसके पहले कहा जाता है कि जब वह विदेशों में थे उस समय कहीं ना कहीं से रूस ने या रूस के एजेंट ने, रूस के स्पाइज ने उनको ऊपर जहर खिलाने का, जहर डालने का अंदेशा था, जिसके कारण बहुत दिनों तक बीमार थे। स्वस्थ होने के बाद से वापस रूस फिर आ गए थे और इसके बाद से भी इन्होंने अपना झंडा ऊंचा रखा पुतिन के खिलाफ। और जब जेल में थे, अभी हालांकि 47 वर्ष के ही थे, और कहा जाता है कि एक दिन पहले भी स्वस्थ थे, उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और संघर्ष जारी रखूंगा। और अंदर में टहलते हुए अचानक उन्हें किसी तरह का स्ट्रोक हुआ, कुछ हुआ, जिसके कारण वह बिस्तर पे आए और खबर दी गई कि वो मर गए। अब इस पे काफ़ी हंगामा तो होना ही है, खासकर वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइडेन ने भी कहा है कि पुतिन और उनके धूर्त लोगों ने उनको मरवा दिया है या मार दिया है। हालांकि इस पर पुतिन ने खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके प्रवक्ता पिस्तू हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह अचानक कुछ न कुछ हुआ है गड़बड़, उन्हें कोई जहर वगैरह नहीं दी गई थी। इस विचारों का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन यह मौका लेकर पूरे पाश्चात्य देशों के कई राजधानियों में एक दर्जन से अधिक लोगों में, यहाँ तक कि तेल अवीव में भी, इजराइल में भी, जो रूसी मुल्क के वहाँ यहूदी आके बसे हुए हैं, उन्होंने भारी संख्या में या सैकड़ों की संख्या में उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, रूस विदाउट पुतिन का नारा दिया है और यह हंगामा मचाने को उन्हें मौका मिला है, जिसे कर रहे हैं। और जहां तक रूस और पुतिन की बात है, एक लाइन इतना कहूं कि वह भी एक पूंजीवादी देश है, वहां भी पूंजीवादियों का या पूंजीवादी सत्ता का तानाशाही व्यवस्था है। जी सही बात है जी, धंधे के लिए कुछ भी किया जा सकता है और कहना शाहरुख खान का कि धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता, ये अम्मी ने बताया है। ट्रंप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा धंधेबाज है और दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की होड़ में लगा हुआ है। कल न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उसको 35 करोड़ 50 अरब डॉलर का उस पर जुर्माना लगा दिया। क्या है पूरी फिगर आप बता दीजिए, और क्यों ये जुर्माना लगाया गया है और क्यों कहा गया है कि 3 साल तक वो वहां पे व्यापार नहीं कर पाएगा। वहां के कोर्ट ने यह पाया कि ट्रंप या उनकी कंपनी ने जो जिस तरह से धंधा किया, वह अपने राष्ट्रपति होने का या अपने प्रभाव होने का या उसके पहले जो जिस तरह का उन्होंने काम किया, मोनोपोली का काम किया, वह अमेरिकी कानून के हिसाब से गलत है और विपक्षियों को उसमें नहीं आने दिया, अपने प्रभाव का असर डाला। इसलिए उन्हें यह जुर्माना 35
करोड़ से अधिक के डॉलर का जुर्माना लगाया, 3 साल के लिए उन्हें बैंड कर दिया। हालांकि इससे नहीं लगता है कि उनके जो भक्त हैं उस पर कोई असर पड़ेगा। भक्तों की अजीब तरह की दिमागी दिवालियापन वह पूरे विश्व में नजर आ रहा है, वहां भी है। उनकी कोशिश है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तकरीबन वैसा ही है जैसे भारत में विश्व गुरु बनने का एक नशा सा चढ़ा हुआ है। जी, तो एक ऐसा शख्स जो वहां के संसद भवन में भीड़ घुसवा दे हारने के बाद और लगातार अदालतें उसके खिलाफ फैसले दे रही हो, क्या अमेरिका की जनता भी अब दिवालियेपन का शिकार हो गई दिमागी तौर पे? इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिकी जनता का सबसे बड़ा जो है रेसिज्म, व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी वहां के सफेद जो है मुख्य रूप से इंग्लैंड से कुछ सैकड़ों वर्ष पहले जो आके बसे हुए हैं और यूरोप के भी कुछ जगहों से जो आके बसे हुए हैं, वही बनाए गए हैं। यानी नाजिज्म का एक फॉर्म है कि हम ही बड़े हैं, वहां के काले लोग उसके बराबर नहीं है, एशियाई मुल्क के लोग, चीन और पाकिस्तान, भारत से आए हुए लोग उनके बराबरी का नहीं है। और ट्रंप उनको यह हवा दे रहा है, उसको धीमे धीमे सुलगा रहा है कि भैया हम फिर से ग्रेटर बनेंगे। और इसी के आधार पे वहां की जनता ट्रंप को भगवान का दूत तक मानने लग गई है। और इसमें इस तरह के छोटे मोटे वर्डिक्ट, छोटा मोटा नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमारे लिए, और जैसे हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया इलेक्शन बॉन्ड पे, इससे कोई असर नहीं पड़ता है जो आरएसएस और भाजपा के भक्त हैं, बल्कि खुश हो रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा था। और उसी तरह से वहां पे ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए ट्रंप पैसे ले रहे थे, उसमें उसका बेचारे का क्या गलती है? जी, ऐसे हालात में अगर मान लीजिए ट्रंप राष्ट्रपति दोबारा बन जाते हैं, तो किस मुंह से ये लोग दुनिया के दूसरे देशों में लोकतंत्र की, मानवाधिकार की और तमाम नैतिक मूल्यों की बातें करेंगे? ये नैतिक मूल्य तो 100% दिखावा है। आज आप नेतान्याहू को सुने, हमारे भारतीय जो सत्ता में है या विपक्ष में है, उन उन नेताओं की बात सुने, धार्मिक नेताओं की बात सुने, जो धर्म के नेता हैं, चाहे वो विदेश हो या देश हो या कहीं, उनकी बातें सुने। इतनी बेशर्मी है, इसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कहीं से भी प्रजातंत्र के लिए नहीं लड़ रहा है, बस सिर्फ पूंजी और पूंजी के विकास के लड़ रहा है। वही उसका धर्म है, वही उसका कल्चर है, वही उसकी फॉरेन नीति है, वही उसकी डोमेस्टिक नीति है। जी, चलिए एक और धंधेबाज की बात कर लेते हैं। नाम है ऋषि सुनक, जिसकी यहाँ बड़ी जो है वो की जाती है तारीफ, और उसके किस्से पढ़े जाते हैं, कसीदे गाए जाते हैं उसकी याद में। वहां से खबर आई है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 सीटें हारने के बाद भी वो मीडिया से बयान जारी करके कह रहा है कि ब्रिटेन में जो उसकी नीतियां हैं वो बड़ी कारगर हैं। वो तो कहेंगे ही, वह बिल्कुल कर रहे हैं। और ब्रिटेन का जीडीपी भी माइनस में नहीं गया है, यानी बढ़ रहा है। लेकिन जीडीपी किसके लिए जा रहा है? जीडीपी नॉमिनल की बात कर रहा हूं, पीपीपी नहीं, यानी जनता के खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। जनता तो गरीब हो रही है। जी, वहां पे इनके आने के बाद और इनके पहले, यानी सुनाक के पहले भी जिन लोगों ने है, वहां का हेल्थ सर्विसेज को नेस्तानाबूद कर दिया है। वह बड़ा ही प्राउडली हम इंग्लैंड की जनता कहती थी कि यदि हम बीमार पड़े तो हमारी देखभाल हो सकती है। यदि क्यूबा के बाद शायद दूसरा यदि अप्रजातांत्रिक देश या पूंजीवादी देश था तो वह इंग्लैंड था। उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसको उन्होंने सब बेच दिया है। वहां पे स्टाफ की कमी है, लेकिन उनका जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि वहां के पूंजी बढ़ रहे हैं, वहां के पूंजीपतियों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, खासकर इस युद्ध के दौरान। केवल इजराइल ही नहीं बल्कि यूक्रेन में। और इसलिए यह अपनी ताल ठोक रहे हैं या पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता गरीब हो रही है, और पहली बार दशकों में देखा जा रहा है कि अमेरिका की तरह यहाँ की भी जनता, लोअर मिडिल क्लास के लोग फिर से सड़कों पे आ गए हैं। वह घर उनका गिरवी हो चुका है या बैंक ने कर्ज ना चुकाने का वापस ले लिया है। जी, बता रहे हैं जनवरी 2025 में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ये चुनाव करा सकते हैं। और अब वहां पर जो लोकल बॉडी इलेक्शन होना है मई में, उससे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में जो 2 सीटें हार गए हैं, तो क्या ये सुनक के लिए खतरे की घंटी है? लेबर पार्टी की सुना वापसी आ रही है? सुना के लिए खतरे की तो घंटी बिल्कुल है, लेकिन टोरीज जो उसके समर्थक हैं, मार्गरेट थाचर से लेकर आज तक या उनके पहले भी, वह दल बदलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वह नहीं बदलने वाले हैं। यानी वो कहीं से भी लेबर पार्टी को या छोटे मोटे यदि लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, ग्रीन पार्टी हैं, वगैरह वगैरह हैं, उनको वोट नहीं देने वाले हैं। हो सकता जीत जाए, लेकिन अभी जो हालात है
और जिस तरीके से और बर्बाद हो रही है सुनाक को और उनके पार्टी को, लग रहा है कि शायद यह मौका है कि हम रोक दें, नहीं तो आगे 6 महीने में और भी बर्बाद हो जाएंगे और पूर्णतः हारने की संभावना है। ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। जी, हंगरी की सड़कों पर हंगामा क्यों हो रहा है? हंगरी के सड़कों पे हंगामा हो रहा है क्योंकि वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विक्टर हैं, वह थोड़े से मतलब वामपंथी स्वभाव के हैं। और ये महिला है, मतलब यह भी 45-46 साल की होंगी या 50 से कम ही की है। इन्होंने अपने लॉ मिनिस्टर के कहने पे वहां के रेपिस्ट, एक घटना हुई थी वहां पे साल भर पहले की बात है, और उसमें सजा मिलने के बाद केवल रेपिस्ट ही नहीं बल्कि इस घटना को छिपाने की कोशिश में जो थे उनको माफी दे दी। और जब जनता को पता चला, ये गुप्त रूप से हो गया, लेकिन जब जनता को पता चला, मीडिया में लीक कर गया, तो जनता ने हंगामा शुरू कर दिया और काफी जम के आए। तो इन्होंने अब तो माफी मांगी है, इन्होंने खुद भी माफी, मतलब रेपिस्ट को देने के बाद खुद ही टीवी पे आ गई, रिजिग्नेशन भी दे दिया, इनके लॉ मिनिस्टर ने भी रिजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन फिर भी वहां के जो विपक्षी हैं, जनता है और प्रो अमेरिकी विपक्षी है, उनको यह लग रहा है कि यह मौका है और उनके प्रधानमंत्री को भी विक्टर ओरबाम को हराया जाए, उनको हटाया जाए, जो कि रशिया के प्रति ज्यादा झुके हुए हैं, और अपनी सत्ता कायम की जाए, इसलिए हंगामा जारी है। जी, यानी वहां जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ अंदरूनी राजनीति से ही ताल्लुक नहीं रखता है, इंटरनेशनली पॉलिटिक्स भी उसमें घुसी हुई है। लेकिन मैं इसको बिल्किस बानो के संदर्भ में समझना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको छोड़ा गया। यहाँ तो किसी को शर्म नहीं आई इस्तीफा देने की, और ना तो यहाँ कोई जनता सड़क पे आई इतने बड़े मैंडेट के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने के इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद। राजनाथ सिंह ने सत्ता में आने के बाद पहली दफा में 2014 के बाद 15-16 की घटना है, उनके कुछ मंत्री लोगों के ऊपर कुछ चार्जेस आए थे कि इन्होंने गड़बड़ी की है, गबन किया वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि भाजपा जो भी है, लेकिन यह इस्तीफे देने की राजनीति में विश्वास नहीं करता। यानी कांग्रेस जब थे तो हम इस्तीफा के मांग करते थे, हम इस्तीफा नहीं देते। और इस तरह की कोशिश की गई तब से लेकर जो भी विरोध का आधार बनता है उसको तोड़ दिया जाए, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह है। और इसलिए भारत में आप देखिए, अभी भारत बंद का नारा कल था, और यहाँ के मेन सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो 10 उससे ज्यादा संगठन के हैं, सीपीआई, सीपीएम वगैरह वगैरह के जितने भी हैं, इसके बावजूद भी उस तरह से सफल नहीं हो सका जो पहले के वक्त में होता था। मेरी नज़र थी इस पे कि वो दिल्ली नहीं बल्कि बिहार, साउथ में भी, वेस्ट में भी, जहां भी पॉसिबिलिटी बनती थी लोक पक्ष का, हमने देखा उस ढंग का नहीं हो पाया जो पहले होता था। हालांकि यह बिल्कुल खत्म था ऐसा बात नहीं था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जगहों में जो दिल्ली से सटा हुआ, लेकिन यहाँ की राजनीति में विपक्ष का वह जोड़ खत्म हो गया, उसको तोड़ दिया गया धीमे धीमे करके कि वह सड़कों पे आए, और यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि फिर कोशिश तो जारी है। जहां तक मजदूरों की बात है, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, चाहे ट्रक का आंदोलन है या अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वह कहीं से नहीं रुका है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रोफेसर मनोज झा ने भी राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि एक जमाना था इस राज्यसभा के अंदर किसानों और मजदूरों की बात करने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन अब सब जगह संस्कारी बैठा दिए गए हैं। खैर, बात करते हैं सेनेगल की। तो सेनेगल में कोर्ट ने फैसला दे दिया है शायद वहां पे जो चुनाव रद्द किए गए हैं उसको लेकर। जी, सेनेगल के राष्ट्रपति ने, जब विपक्ष ने मांग की थी कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो जाए, इसलिए चुनाव रोका जाए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हम चुनाव रोकना नहीं चाह रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारे जो उम्मीदवार है उनको भी मौका मिले ताकि वह राष्ट्रपति चुनाव में आ सके। और यह होने वाला था इसी महीने 25 तारीख को, और इसलिए अभी जो राष्ट्रपति है उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया था दिसंबर में, कोई भी तारीख हो, 15 या 20 दिसंबर तक को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, जिसपे काफी हंगामा हुआ और सड़कों पे जनता आ चुकी थी इस पोस्टपोनमेंट के अगेंस्ट में, विपक्ष में। और यह मसला वहां के सुप्रीम कोर्ट में गया और 6 जजों ने पूरे के पूरे ने कहा कि यह गलत बात है, 25 को भले ही ना हो लेकिन इसको इमीडिएटली किया जाए। और अब वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को मान ली है कि ठीक है भाई, ये जो भी हुआ आप कहते हैं, और जो न्यायालय से आदेश मिला हम उसका पालन करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके हम चुनाव करवाएंगे। मसला उम्मीद करता हूं शांत हो जाएगा।
कहीं तो अदालतें जिंदा हैं और कुछ जजमेंट देने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं। मोजाम्बिक में कुछ बवाल हुआ, ईसाइयों पर हमले किए गए हैं, चर्चों पर हमले किए गए, कुछ लोगों की मौत होने की भी खबरें आ रही हैं। वहाँ की आईएसआईएस या उससे सटे हुए, उससे मिले हुए या उसी के एक्सटेंशन में उन लोगों की कोशिश, उनकी चाहत है कि मोजाम्बिक में एक सही इस्लामिक राष्ट्र बने, देश बने और इस्लामिक कानून के आधार पे ही वहाँ की चीजें चले। जो क्रिश्चियन के लोग हैं, काफी भारी संख्या में वो लोग भी हैं, वह एक सेक्युलरिज्म की तरफ चाहते हैं। वह इस तरह का एकदम धर्म के आधार पे हर तरह की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था नहीं चाहते, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग उन पे यदाकदा आक्रमण करते रहते हैं, और इस बार भी उन्होंने किया है, जिसमें चर्च में जाकर उन्होंने आगे भी लगाई है, कुछ लोगों को मार भी दिया है। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब ब्रिटिश शासन खत्म हो गया तो उसके बाद ये लोग यहाँ पर रह गए, उनके पास जमीनें ज्यादा हैं, यहाँ का आदमी आज भी उनका गुलाम है अपने देश में होने के बाद भी। इनमें कितनी सच्चाई है? साउथ अफ्रीका में तो नजर आता था, भारत में वहां तक है कि उनके समर्थक लोग सत्ता में, विपक्ष या सत्ता में रहे हैं। कुछ हद तक तो सही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और मजबूरन ब्रिटिश सेना को अधिकांश जगहों से फ्रांसीसी सेना को हटना पड़ा, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहां की ताकि पूंजीवादी विकास रहे, और इनके पूंजी को अभी भी ब्रिटिश, फ्रांसीसी पूंजी को अफ्रीका और अन्य देशों में, यहाँ तक कि अमेरिकी पूंजी को भी कोई खास क्षति ना पहुंचे, और वहाँ के जो नए सत्ता में आने वाले वहाँ के पूंजीपति हैं, वहाँ से संबंध बना रहे, ना कि यूएसएसआर के पक्ष में चला जाए और इनका हम्म। मुनाफा दर वहाँ से शून्य हो जाए, इनका हम्म। असर खत्म हो जाए, विश्व बाजार में इनका हम्म। जो भी अस्तित्व है धीमे धीमे समाप्त हो जाए। मोजाम्बिक भी उनमें से एक है। लेकिन हम्म। उसका मतलब यह नहीं है कि आप इस अंत से जाके उस अंत पे शुद्ध जी। रूप से एक धर्म के नाम पर हर जी, कुछ करना शुरू करें। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। आईसीजे ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसे लेकर राफा क्रॉसिंग के मामले में पहुंचा था साउथ अफ्रीका। सच्चाई क्या है पूरे मामले की? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि खारिज नहीं किया है। इस कोर्ट ने, आईसीजे ने, वर्ल्ड कोर्ट ने यह कहा है कि हमने जो पहला वर्डिक्ट दिया था वह इजराइल पर पूरी तरह से लागू है, इजराइल को मानना होगा। और उस वर्डिक्ट के हिसाब से दो चीजों को उन्होंने फिर जिक्र किया है। पहला ये कि यह ध्यान रखें कि वहां के सिविलियन ना मारा जाए, उन्हें हताहत ना हो, उन्हें कष्ट ना हो। और दूसरा जहां तक है, उनके वर्डिक्ट का हिस्सा बनता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी मानवीय जरूरत की चीजें जो वहां पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई रोक टोक ना लगाया जाए। इसलिए केवल रफा के लिए हम अलग से कुछ वर्डिक्ट दें, इसका कोई मायने नहीं बनता है। यह पूरे गाजा के लिए लागू है और उसी का हिस्सा है, और इजराइल इसको माने। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब ये खबर साथ में आती है इसके जुड़ के कि इजराइल बड़ा चिंतित हो रहा है कि यूएन जो है वो गाजा में सही से सहायता राशि या सहायता सामग्री पहुंचाने का काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? आपने जिक्र किया भी अमेरिका के बारे में कि इस बार यदि ट्रंप जीत के आते हैं तो किस मुंह से अपना वो प्रजातांत्रिक चेहरा दिखाएगा, किस हम्म। मुंह से आज यह नेतान्याहू कह रहा है। यह इतना शर्मनाक और घटिया स्तर का चीज है, लेकिन जो लोग करते हैं ठीक उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। और यह पूरे दुनिया का, दक्षिणपंथियों का, फांसीवादी नाजीवादी सत्ताओं का यह चरित्र अब उभर के बिल्कुल खुलेआम सामने आ रहा है। ये हम्म। लोग वहां मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, यूएन एड्स को नहीं आने दे रहे हैं। पूरे के पूरे केवल हमास ही नहीं बल्कि उससे सटे हुए जितने भी सिविलियन हैं, वहाँ के हम्म। हॉस्पिटल हों, वहाँ के स्कूल्स हों, वहाँ के रिफ्यूजी कैंप्स हों, उस पर हम्म। बॉम्ब गिरा रहे हैं और हम्म। जनसंहार जारी है, और इस तरह हम्म। का वक्तव्य दे रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तरफ कह रहे हैं कि यूएन जो है हमास को आतंकी क्यों नहीं कह रहा है और उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, अपने संसद में प्रस्ताव ला रहे हैं कि यूएनआरडब्ल्यू को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए और किसी और एनजीओ को यहाँ पे लगाया जाए। अब बात करते हैं फ्रांस की। बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया है, साहब ने बड़ा कलेजा दिखाया है और कहा है कि वो फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने के प्रति जो है सोच रहे हैं और उनके लिए ऐसा करना कोई वर्जित नहीं है। अभी एक बड़ा सा जुमला इन लोगों ने शुरू किया था, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के बाकी देश, और खासकर यह चीजें आई कतर से, सऊदी अरेबिया से, कि हम लोग इसको, यानी गाजा को ही नहीं, पूरे फिलिस्तीन की जनता को एक राज्य का स्तर दे दे। हालांकि लड़ाई के बाद उसका कौन शासक होगा,
किस तरह का कंट्रोल होगा, वह बातें अलग थी और हमास से मुक्त रखने की बातें थी, यानी एक लंगड़ा छोटा मोटा कुछ देने की बात थी। इसमें फ्रांस इस चीज को दोहरा रहा है, कुछ नया नहीं बोल रहा है। और हम देखें कि युद्ध बंदी का और इस स्टेट को पूरी तरह से सार्वभौमिकता देने की बात अब फिर से पार्श्व में चली गई, पीछे चला गया, उसकी बातचीत नहीं हो रही है। और इसराइल को पूरा मौका दिया जा रहा है। अमेरिकी संसद ने भी मान्यता दे दी है। करोड़ों अरबों की वो सैन्य सामान और बाकी सब सामान वहां आ रहे हैं उसे लड़ने के लिए, बाई रोड भी आ रहे हैं कि तुम तब तक मारो हमास को जब तक कुछ और बातें नहीं बढ़ती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इनके मुखौटे और इनके दो मुंहे चेहरे हैं। अब रुख करते हैं ईरान से जुड़ी हुई खबरों का। पहली खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन का विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री से बात करके कह रहा है कि भैया तुम्हारी तो ईरान से खूब बढ़िया चलती फिरती है, उससे बोलो वो हुतियों को रोके और लाल सागर में हमले बंद करवा दे। लग्गी कहते हैं, बड़ा सा डंडा है ना, छोटा हो तो उठाने में आसानी होती, दूर की लग्गी वहां पे सामान रख के, हैं सोचिए, चीन से फिर सऊदी अरबिया या ईरान के द्वारा, सऊदी अरबिया नहीं करेंगे, ईरान के द्वारा फिर हुतीज के पास आ रहे हैं। यह सब मजाक है और कुछ नहीं है। दूर की लग्गी लगा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए और अपनी बातें प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इन पे कुछ हो नहीं पा रहा हुतियों के खिलाफ, ये तो खूब हमले कर रहे थे उन पे। बिल्कुल कर रहे हैं। हूती जहां तक है, अब देखिए कि यमन एक गरीब देश है। हालांकि हूतीस का कब्जा यमन के उस हिस्से में जहां मैक्सिमम आबादी है, और अस्त्र शस्त्र में इन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद से काफी इजाफा किया, काफी आगे बढ़े हैं ये लोग। और जहां तक रेड सी की बात है, वहां से इन्होंने तकरीबन जाम कर दिया। वैसे न्यूज में देखें तो 50 से 60% है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई अब शिप वहां से जा पा रहा है, अनलेस कि वो डायरेक्टली अमेरिकन और ब्रिटिश वॉरशिप्स के निगरानी में ना जाए। ये लोग अब नहीं जा रहे हैं। और ये हुतीज तो अब इनके वॉरशिप्स भी अटैक कर रहे हैं। एक यूके की वॉरशिप को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, इतना भारी डैमेज हो गया। भाग गए, वो जी ले गए अपने को वापस। खैर, अब ईरान से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के जहाज पर साइबर अटैक किया है। क्या है पूरी जानकारी सर? साइबर अटैक तो अमेरिका हमेशा हर जगह करता रहा है। चीन का भी इसमें नाम आता रहा है, पहले भारत में भी भारतीयों ने इंजाम लगाया था। हम आते हैं इस ईरान के ऊपर। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के जहाज जो रेड सी में हैं या उससे नीचे वाले जगह पे हैं, वहां पे ये वहां से डायरेक्ट करते हैं हुतीस को, उनके मिसाइल्स को, उनके यूएवीज यानी ड्रोन्स को, और अमेरिकी ठिकानों पर रेड सी पे अटैक करते हैं। नहीं तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है, ना उनके पास सैटेलाइट है, कुछ है। इसलिए उन्होंने इसको डिग्रेड करने के लिए, जैसा कि खबर में आया था, इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, इनके इंटरनेट को, इनकी क्षमता को डिग्रेड करने के लिए साइबर अटैक किया है। तो वह भी एक दूसरे को कर रहे हैं। यदि हम यूक्रेन में चले जाएं तो रूस वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस रूस पूरी खुलेआम हो रहा है। तो जी एक खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के जहाज को पकड़ लिया है। तो जहाज की पकड़ा धकड़ी दोनों ओर से जो चल रही है, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने भी जहाज पकड़ लिया था, ये क्या कहलाती है? ये चलता रहेगा। ये थोड़ी सी पुरानी खबर है, वैसे अभी न्यूज में अभी आया है। यह तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की बीच पहले की बात है। और जिस जहाज को पकड़ा है, अमेरिका ने कहा है कि उसमें 1000 से अधिक अस्त्र शस्त्र के और मिसाइल्स के कंपोनेंट्स, पार्ट, म्यूनिशंस, ये सब जा रहे थे। और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हुतीज एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए यदि कुछ जा रहा है और पूरे रेड सी को बंद कर रखा है, तो हम नहीं होने देंगे। और अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है। एक्चुअली होना तो चाहिए था यूएनएससी की तरफ से या यूएन जनरल असेंबली की तरफ से होना चाहिए था। अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहा है? तो यह खुलेआम है, जिसकी ताकत बनी, जिसकी दादागिरी है, वो कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन जी अमेरिका पहले केस तो बनाएगा ना, तभी तो यूएनएससी में जाएगा, देखो हमने ईरान का जहाज पकड़ लिया, ये हुतियों को हथियार भेज रहे हैं और हमने हुतियों को आतंकवादी घोषित कर रखा है, तभी तो कोई बात करेगा ना यूएनएससी। जैसे हमारे यहाँ पहले एफआईआर दर्ज करो, फिर अदालत से जाके उसको जो है दोषी ठहरवाओ। अमेरिका हर जगह ही करता है। इराक में भी पहले घुस गया था, बाद में यूनाइटेड जनरल असेंबली का ठप्पा उस पर लगा था। यानी अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का वही मतलब है कि अमेरिका जो चाहे, जो अमेरिकी हित में हो, वह करेगा, बाद में कोई सपोर्ट करे ना करे। क्या ये ईरान को उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सीधे सीधे कुछ करे, और वो सीधे कुछ करे तो सब उस पर टूट पड़े?
यह तो है, हालांकि अभी इस उकसावे की नीति में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। यूनाइटेड किंगडम कुछ शांति है वहां से। सुनाक जितना कूदते थे उतना नहीं है। जर्मनी भी कुछ हद तक, जिसने अपना वॉरशिप भेजा था रेड सी में, शांति है। हो सकता है यह कुछ खास मौका का देख रहे हो। हमने बताया कि 2 हफ्ते पहले की बात है। इमीडिएटली हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ हो रहा है, इनके बीच में चल रही है। अभी इनकी मीटिंग भी चल रही है सबकी, इनके दूतों की वगैरह की। शायद कुछ ना कुछ मसला ढूंढ रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इजराइल को जो करना था मैक्सिमम हिस्सा कर चुका है, इसलिए शायद उसको रोका जाए। और अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उसका कारण रूस की बढ़ती दबदबा भी एक एक कारण है उसका। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है। सीआईए का जो चीफ अभी तक कायरा में बैठा था, वो जो है इजराइल पहुंच गया है। नेतन्याहू बाइडन को फोन कर रहे हैं, और तमाम तरफ से भी बयानबाजियां चल रही हैं कि भैया जंगबंदी होने जा रही है, अब ज्यादा फजूल में हाथ पैर मत मारो, राफा बॉर्डर पर भी बवाल मत करो। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी चीजों पर बड़ी बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।